हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं बाय द एनसीईआरटी। जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे डीएनए की एंड डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन वगैरह। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। सो देखो, इसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरएनए वर्ल्ड देखने वाले हैं, रेप्लिकेशन देखने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन देखने वाले, जेनेटिक कोड देखने वाले, ट्रांसलेशन देखने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखने वाले हैं एंड देन हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा डीएनए फिंगरप्रिंट और इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके अपने लेक्चर को। सो देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आप हमने लास्ट कुछ एक चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसका पैटर्न पढ़ते हैं एंड हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक बेसिस के बारे में। इसमें पैटर्न वगैरह सब कुछ देखा था हमने, लेकिन उस टाइम पे जब मेंडल का टाइम था उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कौन सा फैक्टर है। ठीक है, उस टाइम पे हमें सिर्फ एक फैक्टर ही पता चला था कि जो कि इनहेरिटेंस करवाता है, बट वो क्लियर नहीं था। ठीक है, over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA की full form है deoxyribonucleic acid, is a genetic material at least for the majority of organisms। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जब हम लोग क्लास 11th पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड एंड वो जो पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्लास 11 नहीं पढ़ी है, पर जिन लोगों ने पढ़ ली है वो जानते होंगे। सो देखो, डीऑक्सीराइबो डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए जो है हमारा एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है जो कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए आरएनए, इट आल्सो थ्रो एज जेनेटिक मटेरियल, वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है बट इन सम वायरसेस ओनली, कुछ वायरसेस में। ठीक है, सब में नहीं करता है। मोस्टली फंक्शन है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर की तरह ज्यादातर इसका फंक्शन जो होता है वो मैसेंजर के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो आरएनए के कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एडेप्टर का, स्ट्रक्चर का एंड कुछ में कैटलिक मॉलिक्यूल का भी काम करता है। तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसे भी पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड पढ़ेंगे जो कि डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डीएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो लेंथ होगी डीएनए की वो न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर ही डिसाइड की जाती है। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर, जिन्हें हम लोग बेस पेयर कहते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ये अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि हमारा बैक्टीरियोफेज के लिए जो डीएनए की लेंथ होती है वो 5 × 174 होती है, जिसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स, इसके पास बेस पेयर कितने हैं, 48,502 बेस पेयर्स हैं। अब आता है इकोलाई। इकोलाई जो होता है उसकी जो लेंथ होती है 4.6 × 10⁻⁶, उसके पास बेस पेयर होती है। और ये एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, अगर ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट को देखा जाए तो उसमें 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। सो देखो, लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain DNA और RNA। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से, नाइट्रोजिनस बेस, उसके पास नाइट्रोजिनस बेस होगा एंड पेंटोज शुगर होता है।
जो कि पेंटोस शुगर जो होता है राइबोज होता है आरएनए के लिए एंड डीऑक्सी राइबोज होता है फॉर डीएनए के लिए, ठीक है। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस प्योरीन्स जिसमें एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं एंड पायरिमिडीन जिसमें साइटोसिन एंड यूरासिल एंड थाइमिन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आपका अगर देखें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एक है आपका पेंटोस शुगर जिसमें आपका डीऑक्सी राइबोस आता है। डीऑक्सी राइबोस जो होता है वो डीएनए के लिए होता है एंड उसके बाद आता है आपका राइबोस। राइबोस जो होता है वो आरएनए के लिए होता है, ठीक है। अब बात करें आपका नाइट्रोजीनस बेसिस की। नाइट्रोजीनस बेसिस में अगर देखें तो एक है आपका प्योरीन, इन प्योरीन के बाद है पायरिमिडीन। इन पायरिमिडीन जो होता है इसमें सॉरी प्योरीन जो होता है इसमें एडेनिन आता है एंड ग्वानिन आता है और पायरिमिडीन में आपका साइटोसिन आएगा, यूरासिल आएगा एंड थाइमिन आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एंड नेक्स्ट होता है आपका, अब इसमें अगर देखें हम लोग तो साइटोसिन जो है वो बोथ में कॉमन होता है, आरएनए हो या डीएनए में साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होगा। बट अगर हम बात करें थाइमिन, थाइमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल जो है वो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। A nitrogenous base is linked to the OH of one carbon pentose sugar through a nitrogen glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine or deoxyribonase. Sorry, deoxyadenosine, guanosine और इसी को हम बोलते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन, ठीक है। एक होता है साइटिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन एंड यूराडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। जो आपका नाइट्रोजीनस बेस होता है वो लिंक्ड रहता है एक कार्बन जो होता है फर्स्ट कार्बन उससे OH लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो किसके थ्रू लिंक्ड होता है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंक के थ्रू लिंक रहता है जो कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसी ये सारे जो होते हैं इस तरीके से आपका एडेनोसिन में भी इसी तरीके से होगा, गुआनोसिन में भी इसी तरीके से होगा एंड यूरिडिन में भी और थाइमिडिन में भी इसी तरीके से मतलब लिंक होता है। तो अगर फर्स्ट कार्बन से आपका लिंक हो OH तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। और वहीं अगर पांचवें कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ा मतलब ये जो बनता है जो जुड़े हुए होते हैं वो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन से जब जुड़ रहा है फर्स्ट कार्बन से इस तरीके से जब जुड़ रहा है OH तो उसे न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं। फिफ्थ कार्बन से जुड़ रहा है तो उसे हम लोग फिफ्थ कार्बन से OH जुड़ रहा है तो उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। तो इसी तरीके से जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, two nucleotides are linked through 3 to 5 phosphodiester linkage to form a dinucleate। phosphodiester linkage कहते हैं और phosphodiester linkage के बाद फिर ये क्या फॉर्मेशन होता है, डाइन्यूक्लिएट, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो आपका डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा और जब एक एक करके इस तरीके से मैनर में एक सीक्वेंस में अगर जोड़ते जाएं तो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रेडी हो जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रेडी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है आपका 5' फॉस्फेट और ये देखो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और फिर ये इसी तरीके से देखो चेन बनती ही जा रही है और ये 3' आ गया। ये है आपकी पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और एक चीज ध्यान रखनी है, एक को हम लोग 5' एंड बोलते हैं शुगर का, एक जो होता है वो आपका 3' होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 3' एंड होते हैं जिस पर OH जो है वो थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, फ्री OH।
The backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. The nitrogenous base linked to sugar moiety project from the backbone. जो बैकबोन होती है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वजह से ही बनती है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट की वजह से ही बनती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट 2 डैश पोजीशन इन द राइबोज। राइबोज में क्या होता है, 2 डैश पोजीशन पर ओएच प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इन द आरएनए इज द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, और इसमें यूरासिल की जगह पर थाइमिन पाया जाता है। 5 मेथाइल यूरासिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमिन, ये आपका केमिकल नेम है थाइमिन का 5 मेथाइल यूरासिल, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है, अब हम लोग बात करते हैं अपने डीएनए के बारे में। DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Frederick Misker। तो डीएनए को जो सबसे पहले फाइंड किया था वो आपका आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्कर ने 1869 में, कि डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। उसके बाद जो, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी सेल में की थी, पुश सेल में इन्होंने डीएनए को देखा था और इन्होंने बताया था कि ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड इन्होंने इसको जब नाम दिया था वो न्यूक्लिन दिया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूक्लिन नेम किसने दिया था, तो न्यूक्लिन नेम जो है वो आपका फ्रेडरिक ने ही दिया था, ठीक है। However, due to technical limitations is in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period. It was only in 1953 James Watson and Frederick Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed by simple but famous double helix model। तो आपसे पूछा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वो आपका वेटसन एंड क्रिक ने दिया था। वेटसन एंड क्रिक ने, और किसके बेसिस पर दिया था, एक्सरे के बेसिस पर दिया था, ठीक है। और देखो डबल हेलिकल मॉडल में क्या था कि इस मॉडल में आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रेंथ थी पेयरिंग, ठीक है। तो पेयरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, ठीक है। This proposition was also based on observation of Irving Charagaff for a double standard DNA ratios between adenine and thymine, guanine and cytosine। तो देखो इन्होंने एक चारागाफ रूल दिया था, तो मैं वो चारागाफ रूल आपको बताती हूँ। चारागाफ रूल क्या था कि इन्होंने बताया था A प्लस जी इज इक्वल्स टू होगा T प्लस सी। तो A stand for adenine and G stand for guanine and T stand for thymine and C stand for cytosine, ठीक है। एंड A प्लस G अपॉन T प्लस C इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द चारागाफ रूल, ये चारागाफ रूल था और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक है। इसके बेसिस पर भी इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। और ये जो चेन होती है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे के। कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। So the base pairing confer a very unique property of polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, complementary होती हैं, and therefore if the sequence of bases is one strand is known as the sequence in other strand can be predict। इसीलिए एक सीक्वेंस को देख करके दूसरे का सीक्वेंस हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Also, if each strand from a DNA, let us call it as parental DNA, act as a template for synthesis a new strand। अगर हम एक स्ट्रैंड बनाते हैं ना, जैसे कि इस तरीके से होता है, तो अगर एक स्ट्रैंड बनाते हैं दूसरे से, मतलब इसका एक स्ट्रैंड ले लो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए कहेंगे। ये पूरा पेरेंटल डीएनए है, तो टेम्पलेट डीएनए कहेंगे जो हमारा एक सिंगल होता है। जिसको भी हम लेंगे ना उसे हम लोग टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, जिससे हमारा एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
और जो अब नेक्स्ट जो डीएनए बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर डीएनए कह देंगे, ठीक है। Thus produce would be identical to the parental DNA molecule because of this genetic implication of the structure DNA becomes very clear. अब देखो द सैलियंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल आर एज फॉलोज। कुछ फीचर्स थे। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट इनसाइड। इसमें जो बताया गया था कि मेन बैकबोन जो होती है डीएनए की वो क्या होती है, उनका सुगर फॉस्फेट होती है। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल polarity. It means if one chain the polarity 5 dash to 3 dash the another 3 dash to 5 dash होगी। अगर जैसे कि मान लो एक ये चेन जा रही है, एक ये चेन जा रही है, अगर ये 3 डैश टू 5 डैश है तो ये 5 डैश टू 3 डैश होगी इस तरीके से। तो ये होता है एंटी पैरेलल, ठीक है। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर्ड होते हैं। फ्रॉम बेस पेयर्स एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। जो ए और थाइमिन इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। साइटोसिन एंड ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड होता है एटी के बीच में एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका जी एंड सी के बीच में, ठीक है। एज ऑलवेज अ प्योरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरामिडिन। हमेशा जो है आपका प्योरिन अपोजिट में रहेगी पिरामिडिन के, ठीक है। This generate approximately uniform distance, but the two strands of a helix. Next आता है the two chains are coiled in a right-handed fashion. Right-handed fashion की तरह से मतलब इस तरीके से ये coiled रहती हैं. And the pitch of the helix is 3.4 नैनोमीटर। जो pitch है, आपसे pitch पूछी जाती है तो pitch है तो 3.4 नैनोमीटर की है pitch। pitch इसकी 3.4 नैनोमीटर की है and of a meter that is 10 raised to the power minus 9 meter, ठीक है। and there are roughly 10 base pair in each। 10 बेस पेयर होते हैं आपके हर एक डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आए हैं तो यहाँ पर आपके 10 बेस पेयर आएंगे, ठीक है, एक में। और इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 0.3 नैनोमीटर की होती है। 0.3 नैनोमीटर की इसकी लेंथ होती है जो इस तरीके से आया। तो ये जो पूरी लेंथ है 0.3 नैनोमीटर की होती है। 0.3 नैनोमीटर मतलब एक के बीच में डिस्टेंस होता है। जैसे कि ये जो पिच है, जैसे कि देखो इस तरीके से मान लो कि 10 बेस पेयर हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो ये लेंथ है ये होगी 3.4 नैनोमीटर की। इसके बीच में जो ये बेस पेयर्स हैं ये टोटल 10 बेस पेयर्स होंगे। कितने होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे। और एक बेस पेयर के बीच में जैसे कि मान लो ये इस तरीके से एक बेस पेयर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर का होगा। कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर का होता है। दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल। जैसा कि देखो तुम्हें डायग्राम में दिख भी रहा है, देखो ए एंड टी जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं इसी तरीके से, और ये दोनों देखो 3 बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और इस तरीके से एक पूरी चेन बनती जाती है। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एंड यहाँ देखो ये है, देखो दिस इज द बेस पेयर। ये बेस पेयर हैं जो बीच बीच में है, ठीक है। ये एडेनिन है, दिस इज द ग्वानिन, सॉरी थाइमिन, एंड दिस इज द ग्वानिन एंड दिस इज द साइटोसिन। ये सुगर फॉस्फेट होती है। अब देखो जो फ्रांसिस क्रिक थे ना, उन्होंने क्या किया था कि आपके प्रपोज किया था सेंट्रल डोगमा को। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बन सकती है। मतलब क्या कह रहे हैं ये? देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन करके, और उससे फिर हमारी ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनेगी। तो दिस इज द सेंट्रल डोगमा प्रोसेस। सो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।
अगर जो कुछ समझ में नहीं आया है, अभी देखो चैप्टर खत्म तो हुआ नहीं है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। ओके, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। सो थैंक यू सो मच गाइस।